नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम क्लिस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग दोबारा से आपके सामने आए हैं, यानी कि एनवायरमेंट की एक नई क्लास, और ये क्लास भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और मैंने कई बार कहा है कि जो भी लेक्चर्स आपके फिलहाल जो आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क हैं, ये आपके लिए दरअसल बहुत ही उपयोगी हैं। आज हम लोग एनवायरनमेंट में कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन को देखेंगे, और इसके पहले बाकी क्लासेस आप लोग देख ही रहे होंगे। और मेरे द्वारा, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी मेरे द्वारा यहां पर जो आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन है उसको पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ में जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उसको भी पढ़ाया जा रहा है। यानी कि लगभग 7-8 क्लासेस आपकी इकोनॉमिक्स की होंगी, जिसमें सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा, और साथ ही साथ में एनवायरनमेंट के लगभग 8 से 9 क्लासेस आपकी एनवायरनमेंट की हैं। तो ये दोनों क्लासों में आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएंगे, और वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बीच बीच में जो प्रश्न आपके जो मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, एसए के लिए होते हैं, उनको भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहता हूं। तो ये सारी क्लासेस दरअसल आपके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्लासेस फ्री जो है हो करके आप लोग जरूर देखा करिएगा, और फ्री होकर के, और फ्री ही क्लास हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दरअसल आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, और सारे के सारे दरअसल क्या हैं, टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि आप लोग पहले देख पा रहे होंगे कि हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वनों के प्रकार, और भारतीय वनों के प्रकार में एक ना एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि पर्टिकुलर जो प्लांट्स है वो कहां पर पाया जाता है, किस प्रकार के वनों में। तो भारतीय वनों के प्रकार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, ये 2 बार हो गया, इसको हटा दीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा यहां पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। इसके अलावा शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 हम लोग पढ़ेंगे। यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। जो इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट होती है 2021 की हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा वन संरक्षण के प्रयास पढ़ेंगे, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय पार्क, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ गणना 2022, इतने सारे फैक्ट हम लोग यहां से पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे क्या हैं, बाघ गणना 2022, इस पर भी हम लोग दरअसल नजर दौड़ाएंगे कि दरअसल क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे, और बिना देरी के हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज हमें यहां पर पढ़ाई करनी है, यानी कि पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, यानी कि जो भारतीय वन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और वनों के बारे में आपको बखूबी पता होगा, वन क्या होते हैं। वनाग्नि पर ऑलरेडी हमने 1-2 आर्टिकल भी बना रखा है, वनाग्नि क्या होती है, ये सब चीजें भी आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वनों के प्रकार कितने होते हैं, और किन प्रकार के वनों में किस प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और उसमें क्या चीजें, उसकी कुछ खासियत जो होती है वनों की, वो क्या कुछ होती है। और एक प्रश्न जो है दरअसल लगभग होता है, तय होता है कि एक प्रश्न जो है भारतीय वनों में से पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। तो ठीक ढंग से समझने का प्रयास करिएगा और देखिएगा क्या कुछ हम लोग इसमें करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग बात करते हैं सीधे तौर पर, ठीक है, कि वनस्पतियों के प्रकार और जलवायु दशाओं में भिन्नता के आधार पर, ठीक है, क्या वनस्पतियों के प्रकार और जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं उसके जो है भिन्नता के आधार पर जो वन है भारतीय, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि मानसूनी वन भी हमको कहते हैं, जिसके पत्ते गिर जाया करते हैं बीच बीच में। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, आप जानते होंगे राजस्थानी प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा पर्वतीय वन जो पर्वतों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जो मैंग्रोव वन होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं और ये कहां पर पाए जाते हैं, ये आपके लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो उपयोगिता होती है वो बेसिकली कार्बन के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके जो है पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इसमें जो है आपके दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिकली उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। टॉपिक से समझो, सदाबहार वन शब्द यूज किया गया, सदाबहार यानी कि जो हमेशा क्या रहते हैं, एवरग्रीन यानी कि हमेशा जो हरे रहते हैं। और निश्चित तौर पर अगर पौधे हमेशा हरे रहेंगे तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहां से क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं। तो इस प्रकार के वन जो होते हैं भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान कितना, 22 डिग्री सेल्सियस,
से उच्च यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से जहां पर तापमान क्या होगा, ऊपर होगा, और साथ ही साथ में कंडीशन और बनेगी, वो क्या बनेगी कि जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अगर सदाबहार वन है, वहां पर वर्षा की जो मात्रा होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी उस प्रकार के जो पौधे होंगे क्या होंगे, वो अपने आप में एवरग्रीन होंगे, यानी कि हमेशा सदाबहार जो है हरे रहेंगे, यानी कि हमेशा क्या रहेंगे, ग्रीन रहेंगे, हमेशा पत्तियां उसकी झड़ेंगे नहीं, पत्तियां हमेशा क्या रहेंगी, उस पर लगी रहेंगी। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसके वितरण की बात करते हैं कि कहां कहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम आएंगे तो यह सदाबहार वन आपका असम का जो एरिया है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, हिमालय की तराई तथा कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग इमेजेस में ये जो आपके स्टेट दिए गए हैं प्लस कुछ एरिया दिए गए हैं, यहाँ के जो फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे तो हमेशा आपको ग्रीन मिलेंगे, हमेशा हरियाली पाई जाती है आपको। और एक खास बात और कि यहां पर वर्षा भी खूब मात्रा में होती है, जैसे कि मेघालय में आपका क्या चेरापूंजी हो गया, मासिन राम हो गया, ये सब क्या है आपके बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, और 200 सेंटीमीटर से अबव की जो है यहाँ पर क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। और इसी कारण क्या होता है कि यहां पर बेसिकली जो है जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। एक प्रश्न मेघालय से बनता है कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, आप कहेंगे कौन सा, आप कहेंगे मासिन राम, चेरापूंजी नहीं, पहले चेरापूंजी था अब मासिन राम हो गया है, और ये कहां पर है, मेघालय। ठीक है, नाम इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा अगर हम इसके वनस्पति प्रजातियों की बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, देखो वितरण यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो वनस्पतियों के प्रकार, यहां से प्रश्न पूछता है आपके जो फॉरेस्ट होते हैं, वो फॉरेस्ट वाले क्वेश्चंस में बेसिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है, और उस फॉरेस्ट में, पर्टिकुलर फॉरेस्ट में किस प्रकार के पौधे, पेड़ के नाम जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, इस प्रकार के वनों में बांस पाया जाएगा, फर्न, बेल, महोगनी, एबोनी आदि इस प्रकार के प्लांट्स इसमें पाए जाएंगे, जो कि आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी कुछ विशिष्टताओं की बात करते हैं तो क्या होता है, यह वन बहुत सघन होते हैं, यानी कि जो है क्या होंगे, इसमें जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। इसके अलावा इन वनों में ऊंचाई के अनुसार कई परतें होती हैं, सबसे नीचे क्या होंगी, झाड़ियां होंगी, जैसे कि अगर नॉर्मल ये आपका फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये पूरा जंगल है आपका, ठीक है, नीचे क्या है आपका अर्थ सरफेस है, जमीन है, तो सबसे नीचे होगा उस सबसे नीचे आपकी झाड़ियां मिलेंगी, यहां पर लिखा हुआ है क्या, झाड़ियां होंगी। ठीक है, और लताएं, झाड़ियां और लताएं होती हैं। इनसे ऊपर कम ऊंचाई वाले वृक्ष, यानी कि इससे ऊपर थोड़ा सा क्या होंगे, जो छोटे मोटे वृक्ष होंगे वो पाए जाएंगे आपके झाड़ियों के ऊपर। और क्या कह रहा है, इसके अलावा फिर सबसे ऊपरी हिस्से में लंबे पेड़ होते हैं, यानी कि बाकी में क्या होंगे, फिर जो है इससे बड़े प्लांट्स आपके पाए जाएंगे। 3 स्टेप में होंगे इसमें, सबसे नीचे झाड़ियां होंगी, लताएं होंगी, फिर उसके बाद थोड़ा छोटे पेड़ होंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे, बड़े पेड़ होंगे, इस प्रकार के वन। और ये क्या होंगे, हमेशा क्या रहेंगे, एवरग्रीन रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे, और बहुत ही सघन रहेंगे, अर्थात बहुत ही घने जंगल होंगे, बहुत पास पास पौधे इसमें जो है क्या होंगे, मौजूद होंगे। इसके अलावा इस प्रकार के वनों में पूरे साल हरियाली रहती है, यानी कि एवरग्रीन रहते हैं। सिंपल सी बात है जो कि हमने आपको बता दी। तो ये कुछ इसकी क्या थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या थी, ये कुछ विशिष्टताएं थी जो कि आपको याद रखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि मानसूनी वन। देखो शब्द से समझो, मानसूनी वन यानी कि जो मानसून के अकॉर्डिंग रहते हैं, यानी कि मानसून जब आएगा तो वो हरे भरे रहेंगे, उसके बाद उसकी पत्तियां वगैरह क्या होते हैं, झड़ जाती हैं, ठीक है, यानी कि गिर जाती हैं एक तरीके से। तो भारत में पतझड़ वन सबसे अधिक, इसको पतझड़ वन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि भारत में पतझड़ वन सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह वन मानसून के मौसम में हरे भरे हो जाते हैं, यानी कि जब भी मानसून आता है, मानसून जब आता है उस समय क्या होंगे, ये हरे भरे रह जाएंगे। यानी कि जब मानसून कब आता है आपको पता होगा, जून के बाद आता है, उस समय क्या होंगे, ये अपने आप में हरे हो जाएंगे, ठीक। इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, अर्थात मानसून के आने पर ये बेसिकली क्या होंगे, ग्रीन हो जाएंगे, यानी कि हरे भरे हो जाएंगे। इसके अलावा 70 to 200 सेंटीमीटर यानी कि 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले क्षेत्र में यह पाए जाते हैं, ठीक। तो एक मतलब मध्यम जो वर्षा वाला क्षेत्र होगा वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। किस प्रकार के, जो आपके मानसूनी वन होते हैं, जिसको हम लोग पर्णपाती वन भी बोलते हैं। इसके अलावा ठीक है, अगर हम इसमें मुख्य वृक्षों की बात करते हैं, कौन कौन से वृक्ष इसमें पाए जाएंगे, तो इसमें बेसिकली आपका साल होगा, सागवन, शीशम, चंदन, आम, साखू, आंवला और महुआ।
अगर आपके आसपास इन प्रकार के पौधे अगर आपने देखा होगा तो इसके पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। सागवान आपने देखा होगा, पत्ते गिर जाते हैं, फिर इधर क्या होता है, जब मानसून आने वाला होता है जून के बाद ये फिर एकदम से हरे भरे हो जाएंगे। शीशम की पत्तियां गिर जाती हैं, आपने देखा होगा। आम, इसके साखू, और ये आंवला की पत्तियां भी क्या होती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं इसमें। और इन वनों की लकड़ियां क्या होंगी, मुलायम होंगी, मजबूत होंगी और टिकाऊ होती हैं, यानी कि सॉफ्ट होती हैं, अच्छी मानी जाती हैं। शीशम वगैरह के, सागवान के, साल के, इनके सबकी जो लकड़ियां इमारती प्रकार की होती हैं, इसका जो है उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ जो आपकी इमारती लकड़ियां होती हैं, इन प्रकार के वनों से इनको क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर क्या है, तीसरे नंबर पे आपका शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, एरिड थ्रॉनी वेजिटेशन, यानी कि जो शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार जो वनस्पतियां या जो फॉरेस्ट होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इस प्रकार के वन भारत के शुष्क भागों में पाए जाते हैं, यानी कि जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, खासकर राजस्थानी एरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, वितरण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, कहां कहां पर ये पाए जाते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दक्षिण पश्चिम पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान आप जाएंगे तो कांटेदार झाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप दिल्ली के उधर जाओगे, वहां पर कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश का जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, वहां पर भी इस प्रकार के यानी कि शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वनस्पतियां होती हैं, वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर जलवायु की बात करते हैं, तो 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा, यानी कि सिंपल सी बात है, ऊपर ही लिखा है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार। अगर मरुस्थलीय एरिया है तो सिंपल सी बात है कि बारिश वहां पर क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और वो एरिया कौन से होंगे, आपका कुछ एरिया आपका जो है एमपी का होगा शुष्क वाला, इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और साथ ही साथ में कुछ एरिया आपका गुजरात का भी इसमें पाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके प्रजातियों में, तो बबूल हो गया, खेर हो गया, खजूर, नीम, बेर, करील आदि इस प्रकार के वनों में जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं। विशेषताओं की अगर बात करते हैं कि क्या खास इसकी विशेषता होती है, तो इसमें इन वनों में छोटे छोटे बिखरे हुए कांटेदार एवं कम पट्टी वाले वृक्ष होते हैं। उनकी लकड़ी का उपयोग केवल ईंधन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आप गांव में अगर कभी रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि गांव में जो लोग होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, जब ठंडक होती है तो उसमें पौधों को काटते हैं और उसके बाद लकड़ी को सुखाते हैं, फिर उसको जलावन लकड़ियों के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलाव जलाने में भी और घर में खाना पकाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पर्वतीय वन की, जो कि क्या है, माउंटेनियस फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं, और नाम से ही आप इसको पकड़ सकते हैं कि पर्वतीय वन अर्थात जो माउंटेन्स अर्थात जो हिल्स स्टेशन पर जो उपस्थित पौधे होते हैं वो इनमें आते हैं। और पर्वतीय पौधों की विशेषताएं मुझे नहीं लगता है कि आपको पता होंगी। कोई पूछे कि पर्वतीय जो है वनस्पति के अंतर्गत या पर्वतीय वनों के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, तो आप तुरंत उत्तर देना शुरू कर देंगे कि ये पौधे आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी लोग पहाड़ों पर जाते होंगे, घूमते होंगे, और वहां पर कौन कौन से प्लांट्स आपको देखने को मिलते होंगे, मुझे लगता है कि बखूबी आपको ये चीजें पता होंगी। बट फिर भी आइए हम लोग इसके बारे में कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार के वन हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है भाई, पहाड़ आपके घर में तो होंगे नहीं, पहाड़ सिंपल सी बात है जो आपके जो हिमालय क्षेत्र है वहीं पर ही पाए जाते हैं। यह वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। ठीक, तो ये भी इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसके अलावा हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार वन एवं पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। कहां पर, हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि कितने मीटर की लगभग ऊंचाई पर जो है सदाबहार वन और पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि हिमालय क्षेत्र में 1500 मीटर की ऊंचाई पर दरअसल सदाबहार वन और पतझड़ प्रकार के वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जबकि 1500 से लेकर के 2500 मीटर तक की, यानी कि थोड़ा सा इससे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे ऊपर बढ़ने पर शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले वन पाए जाते हैं। और इनमें क्या होगा, इनमें देवदार आदि के वृक्ष जो है क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर हम इससे थोड़ा सा अगर और ऊपर उठते हैं तो क्या होगा, फिर जो है 2500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोड़धारी वन पाए जाते हैं। और इन वनों में जो फर है, आपका चीड़ है, सनोवर है, ब्लू पाइन के वृक्षों की प्रधानता होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका पहाड़ी जो एरिया होता है उसमें क्या होता है, ऊंचाई के स्थान पर, ऊंचाई के अनुसार जो है
अलग अलग प्रकार के जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो आप चाहें तो ऊंचाई के आधार पर जो है इन प्रकार के वनों के पौधों को देख सकते हैं, या फिर जो भी पौधे होते हैं जैसे फर, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन या आपके जो देवदार वगैरह होते हैं उनको आप याद कर लीजिए कि ये पर्वतीय वनों में ये इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। या आप चाहें तो ऊंचाई के आधार पर जो है आप देख सकते हैं कि किन किन आधार पर जो है किन किन ऊंचाई के आधार पर कौन कौन से पौधे आपके पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप चाहें तो अलग अलग प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिएगा भाई साहब। ठीक है, कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, फिर 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर, फिर 2500 से लेकर के 4500 और फिर 4500 मीटर से लेकर के 4800 मीटर तक टुंड्रा तुल्य वनस्पति होती है। तो यानी कि 4800 मीटर तक का डेटा आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आप चाहें तो इसको अपना डेटा जो है एक इमेज बना लीजिएगा और इसी इमेज में जो है आप लिख दीजिएगा कि 1500, फिर 1500 से लेकर के जो है 2500, फिर 2500 से लेकर के 4500, फिर 4500 से ऊपर यानी कि 4500 से 4800, इस प्रकार के मैप बनाइएगा। उसी में जो है अलग अलग बढ़िया से लिख लीजिएगा। एक छोटे से इमेज में आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इतना बड़ा थ्योरी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब विशेषताओं की अगर बात करते हैं कि क्या इसकी विशेषता है या क्या इसकी विशेषता है, तो ऊंचाई के अनुसार वृक्ष और वनों की श्रेणी में भिन्नता होती है, एक बात। दूसरा, नीचे सदाबहार, नीचे सदाबहार होगा, बीच में क्या होगा, शीतोष्ण, व ऊंचाई पर क्या होगा, कोड़धारी वन पाए जाते हैं, जो कि हमने आपको बताया वही पॉइंट दरअसल इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉमा लगा लीजिएगा यहां पर। नीचे क्या होगा, सदाबहार वन होगा, बीच में शीतोष्ण और ऊंचाई पर कोड़धारी। ठीक, इसके अलावा विशेष उपयोगी और मूल्यवान लकड़ियां प्राप्त होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर दरअसल अवैध तस्करी प्लांट्स की बहुत होती है पहाड़ी एरिया में, और जिसके लिए दरअसल जॉइनिंग होती है अधिकारियों की। इसके अलावा विशेष उपयोगी और मूल्यवान लकड़ियां प्राप्त होती हैं, देख लिया आपने। इसके अलावा वनों से अनेक उप उत्पादों जैसे कि दवा, जड़ी बूटी और कच्चे माल की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि जो भी आपके फॉरेस्ट एरिया होते हैं, यानी कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर के जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वो जो है फार्मा जो कंपनीज होती हैं यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए दरअसल बहुत ही क्या होती है, उपयोगी होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी फार्मा कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे वो बेसिकली जो भी हिल स्टेशन होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जो है क्या होगा, उनको उप उत्पाद के रूप में जो है दरअसल वहां पर चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा जो पर्वतीय वन होते हैं वहां की लकड़ियां भी मजबूत मानी जाती हैं और कई प्रकार के इमारती जो है उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मैंग्रोव वन की क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, ये प्रदूषण को रोकने में काफी कुछ सहायक होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, लेकिन धीरे धीरे मैंग्रोव फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और अन्य प्रकार की समस्याएं जो है क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, कार्बन एक्सक्रेशन बहुत होता है, इसलिए जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। तो देश में कुल क्या है, कुल 4992 वर्ग किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इसमें जो है ये मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो क्या है, फैले हुए हैं। ठीक, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो सुंदरवन जो डेल्टा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए भारत में दरअसल मैंग्रोव फॉरेस्ट की अवस्थिति क्या है, तो आप इसी पॉइंट को दरअसल वहां पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, या आपके ऑप्शंस में 2-3 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए कि जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट की अवस्थिति निम्नलिखित में से कहां पर है। तो आपको ये सारे के सारे जो क्षेत्र यहां पर लिखे गए हैं, ये सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, इसको याद कर लेना भाई साहब, नोट कर लेना। इसके अलावा मैंग्रोव ऐसे तटीय क्षेत्र होते हैं जहां नदियों का पानी समुद्र के खारे पानी में क्या है, मिलता है, और वहां अर्ध खारे जल में विकसित होने वाली जो झाड़ियां और वृक्षों की जो बहुतायत होती है वही होती है बेसिकली, यानी कि मैंग्रोव ऐसे ही एरिया होते हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है 2 साल पे बेसिकली रिलीज होती है। ठीक है, और इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट होती है, आज हम इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ एक महत्वपूर्ण जो डेटा है
हालांकि इसमें जो मैटर है हमने बहुत ज्यादा डाला हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। मैटर ज्यादा है, परेशान मत होइएगा, लेकिन क्योंकि क्या पता कहां से प्रश्न पूछ ले, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि कहां से प्रश्न पूछता है और कहां पर आपको चीजों को फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग बिना देरी के इसको देखते हैं। चलिए, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जिसको ISFR के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत के वनों एवं वृक्ष संसाधनों के द्विवार्षिक सर्वेक्षण, यानी कि हर 2 साल पर इसका क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। और उसके बाद पर बिहार पे डेटा रिलीज किया जाता है कि भारत में वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, कितने प्रतिशत वन कमी हुई है, कितना कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बढ़ोतरी हुई है, किन किन राज्यों में वनों में कमी आई है। ये बहुत सारे डेटा का कलेक्शन करके रिपोर्ट जारी की जाती है, सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई है, प्रथम रिपोर्ट जो हुई थी। क्या, प्रथम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में। प्रश्न आपसे एग्जाम में यहां से ही पूछ सकता है कि प्रथम फॉरेस्ट रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, आप तुरंत उत्तर देंगे 1987 में, अर्थात 1987 में पहली बार ISFR रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI देहरादून फॉर FRI इसको बोलेंगे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहां से दरअसल ये तैयार की जाती है FSI। ठीक है, अच्छा, भारतीय वन सर्वेक्षण है, भारतीय वन सर्वेक्षण से तैयार की जाती है, जिसे देश के वन एवं वृक्ष संसाधनों का आकलन करने हेतु अधिदेशित किया गया है। यानी कि इसको क्या किया गया है, एक तरीके से इसी को नोडल एजेंसी एक तरीके से बनाया गया है कि भाई आप इसको रेडी करवाइए रिपोर्ट सारी सारी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ डेटा को। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR 2021 भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI द्वारा प्रकाशित 17वां जो है रिपोर्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2021 में जो रिपोर्ट आई वो कौन थी, 17 नंबर की थी। इसके अलावा वनों के 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें शामिल हैं अत्यधिक सघन वन का सर्वेक्षण किया गया है, जो कि क्या है 70% से अधिक है, मध्यम सघन वन जो कि 40 से 70% है, और खुले वन जो कि 10 से 40% है। इन प्रकार के जो वन है इनका क्या किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है और उसके बिहाफ पर रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। ओके, चलिए, IFSR का उपयोग व्यापक रूप से वनों से संबंधित नीतियां निर्मित करने, योजना बनाने, प्रबंधन के साथ साथ देश की वानिकी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले निवेशों के लिए किया जाता है। यानी कि जो रिपोर्ट पब्लिश होगी उसमें कोई डेटा आएगा और डेटा का इस्तेमाल दरअसल हम लोग अलग अलग गतिविधियों के लिए करते हैं कि भाई वनों में कितनी कमी आई है, वृक्षावरण में कितनी कमी आई है, हम उसको बढ़ा कैसे सकते हैं और क्या कुछ चीजें यहां पर दिक्कत करती है। बहुत सारा डेटा जो है आता है, इसमें रिलीज होता है। इसके अलावा IFSR प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में छात्रों एवं शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है। सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास एक डेटा आ गया और उस रिपोर्ट का हम हवाला दरअसल अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती है, जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, उसमें हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कभी लोग अगर कभी आप लोग PhD करेंगे तो वहां पर अगर आपकी जो रिसर्च अगर फॉरेस्ट एरिया पर होगी या किसी अन्य इस जलवायु परिवर्तन से संबंधित किसी टॉपिक पर होगी, तो आप जो ISFR जो रिपोर्ट होती है इसका जो डेटा होता है वो अपने आप थीसिस में, PhD के थीसिस में आप उसको क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के तौर पर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको ऐड ऑन वहां पर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MSc करते होंगे या कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट वर्क में होंगे तो भी दरअसल आप इसका जो डेटा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही बात यहां पर लिखी गई कि रिसर्चर्स के लिए प्लस साथ ही साथ में स्टूडेंट्स के लिए दरअसल इनका जो डेटा है वो क्या होता है, काम में आता है। इसके अलावा IFSR का एक अर्थपूर्ण मात्रा में डेटा प्रदान करता है जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं विभिन्न अभिसमयों एवं प्रतिबद्धताओं के लिए भारत की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि अगर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई बड़ी रिपोर्ट हो रही है, तो वहां पर दरअसल और अंतरराष्ट्रीय जगत में भी जो ये डेटा होता है उसका डेटा का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई भारत में जो स्थिति है प्लांट जो फॉरेस्ट एरिया की और चीजों की वो रियल में क्या है। तो इस डेटा का दरअसल इस्तेमाल इस संदर्भ में भी किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ एक पॉइंट और है यहां पर है
कि कुल वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि 2019 जो ISFR रिपोर्ट 2019 थी के आकलन की तुलना में देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण में 2261 यानी कि 0.28 वर्ग किलोमीटर की किमी की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी, फिर उसके बाद जो 2021 में आई, तो उस 2019 से 2021 में अगर कंपेरिजन करेंगे तो क्या हुआ है, 0.28% की वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसमें, कुल वन एवं वृक्ष आवरण में। ठीक, याद देखिएगा इसको। इसके अलावा इसमें से वनावरण में अगर बात करते हैं तो 1540 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.22%। ठीक है, किमी एवं वृक्षों के आवरण में क्या है, 0.76 वर्ग किलोमीटर तक की क्या हुई है, वृद्धि देखी गई। परसेंटेज में चाहे तो आप लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप डेटा 700 वर्ग किलोमीटर बोलिए या फिर आप बोलिए 0.76 क्या परसेंट है। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। इसके अलावा भारत में वन और वृक्षों का आवरण अब कितना है, अब है इतना, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यह फैक्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कुल वनावरण है वो भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई साहब, इसको तुरंत नोट करिए। क्या कि जो कुल वनावरण है फिलहाल वो कितना है, कुल वनावरण जो है वो है टोटल जो आपका ज्योग्राफिकल रीजन है उसका 21.71। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन कर लो तुरंत। ठीक है, और अगर हम वृक्षों के आवरण की बात करते हैं तो वो कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। ये भी आपको क्या करना है, डेटा याद रखना है। यानी कि ये जो आप डेटा देख पा रहे होंगे, ये वाला सारा का सारा डेटा क्या आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तुरंत कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर पीआईबी की एक इमेज लगी हुई है और आप देख पा रहे होंगे, और यहां पर भी जो है ग्राफ के माध्यम से यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से जो है जो वृद्धि हुई है वो हुई है। ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का यहां पर डेटा जो है से क्या किया गया है, बताया गया है। 2011 में देखिए परसेंटेज कितना था। ठीक है, ये रेड वाला जो है वो स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, और ये आपकी ग्रोथ बता रहा है। ठीक है, कितनी कितनी ग्रोथ हुई है। देखो यहां पर देखो 2021 में 0.22% की ग्रोथ हुई है। 2017 में ग्रोथ ज्यादा हुई थी, 0.94 हुई थी। ठीक है, और ये आप डेटा देख पा रहे होंगे कि 2011 से लेकर के 2021 तक क्या हुई, बढ़ोतरी अपने आप में हुई है। ठीक है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। और ये फॉरेस्ट कवर का दिखाया गया है और ये दिखाया गया है आपका ट्री कवर का, कि ट्री कवर जो है 2021 की बात करें तो 0.76 जो है क्या हुई, इसमें बढ़ोतरी हुई है। आप यहां पर भी देख रहे होंगे किस तरीके से चीजें बढ़ती हुई जो है आगे जा रही हैं अपने आप में, तो ये अच्छी खबर है। ठीक है, 2013 में 0.46, 2015 में 1.43, 2017 में 1.34, 2019 में 1.29 एंड 2021 में 0.76% तक की क्या हुई है, बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। इसके अलावा अगर हम इमेज में देखें तो यहां पर क्या लिखा है, फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इतना किलोमीटर जो है, यानी कि अगर फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री की बात करें तो वो क्या है 21.71। ठीक है, क्या है परसेंट है टोटल ज्योग्राफिक एरिया का, क्या है फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करते हैं। और अगर हम ट्री कवर की बात करते हैं, ट्री कवर ऑफ कंट्री की, तो वो कितना है, वो है 2.91% ऑफ जीए, अर्थात टोटल ज्योग्राफिक एरिया का 2.91% क्या है ट्री कवर ऑफ कंट्री, और 21.7% ऑफ ज्योग्राफिक एरिया किसका है, फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री का, यानी कि फॉरेस्ट जो कवर आपका हो रहा है। तो ये दोनों डेटा आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, और पिछले में हमने आपके उसमें आपको बता दिया, तो इसको टोटल याद कर लीजिएगा। इसके अलावा टोटल फॉरेस्ट, यानी कि जो टोटल आपका फॉरेस्ट है, और ट्री कवर ऑफ जो वृक्षावरण है, यानी कि ट्री कवर ऑफ कंट्री क्या है, ये है भाई साहब आपका 24.62 ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि इंक्रीज ऑफ 2261 स्क्वायर किलोमीटर एज कंपेयर टू 2019, यानी कि 2019 के कंपैरिजन में दरअसल इसमें क्या हुई है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है अपने आप में। ठीक है, ये भी आपको डेटा क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर आप दो तीन फैक्ट और देखते हैं, वनावरण में वृद्धि, शीर्ष राज्य की अगर बात करते हैं, खुले वन में वन आवरण में वृद्धि देखी गई है, जिसके पश्चात अत्यंत सघन
इस पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट सही नहीं है, ठीक है, इसको हटाओ। आगे देखते हैं, ISFR 2021 के अनुसार वनावरण में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष जो 5 राज्य हैं। अब यहां पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे। एक डेटा तो हमने आपको यहां पर बता दिया कि आप इसको याद कर लीजिएगा, ये जो हमने बताया, ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इमेज से भी हमने आपको यहां पर बताया, और ये जो आप डेटा आप देखेंगे ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए, ठीक। यानी कि जो रिपोर्ट ISFR की आई है उसके अनुसार जो वनावरण में वृद्धि दर्शाने वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं जहां पर वृद्धि देखी गई है, वो शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला क्या है आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, झारखंड है, ठीक है। ये आप इसको यहां पर क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा वनावरण में सर्वाधिक कमी दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य, यानी कि जिसमें वनावरण में क्या हुई है, कमी हुई है, वृद्धि कमी सब देखना है आपको। तो कमी किसमें हुई है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और कितनी कितनी हुई है सब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये क्या हुई है, वनावरण में सर्वाधिक क्या है, कमी दिखाने वाले जो है ये क्या है, स्टेट हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा क्षेत्रवार वन आवरण की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, क्षेत्रवार मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक बृहद वन क्षेत्र है, कितना, यह 77,493 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद यानी कि एमपी के बाद फिर कौन कौन से आएंगे, फिर आएंगे आपका अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आप ये सब जो है क्या है, ये सब सारे के सारे क्या हैं, फॉरेस्ट एरिया वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका एमपी है, यानी कि क्षेत्रवार वन जो आवरण है वो सबसे ज्यादा एमपी में है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र में है। ये भी आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले 5 राज्य, क्या न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल की बात करते हैं, वो कौन से 5 राज्य हैं, वह हैं आपके हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। यानी कि ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर न्यूनतम वनावरण का क्षेत्रफल है, कम से कम वनावरण का क्षेत्रफल है। कम से कम कौन कौन से स्टेट हैं, कम से कम में सबसे पहले पर कौन सा है, हरियाणा है जहां पर बहुत ही कम है, फिर इसके अलावा उसके बाद फिर हम मतलब बढ़ते चलेंगे तो फिर पंजाब, गोवा, सिक्किम, फिर बिहार। बिहार में मात्र कितना है, जो है 7,381 वर्ग किलोमीटर, और यहां पर कितना है 1,603 वर्ग किलोमीटर मात्र। यानी कि हरियाणा में जो न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, बताओ मात्र 1603 वर्ग किलोमीटर है, फिर 1847, फिर 2244, फिर 3341, फिर 7381 वर्ग किलोमीटर। यानी कि हरियाणा में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम प्रतिशतवार अगर वनावरण की बात करें, परसेंटेज में अगर बात करें, तो परसेंटेज में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में जो शीर्ष 5 राज्य हैं वो कौन से हैं, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। अब ये परसेंटेज की बात करता है, यानी कि प्रतिशतवार जो वनावरण है उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में न्यूनतम 5 राज्य, यानी कि जो टोटल जो ज्योग्राफिक एरिया होता है उसके अनुसार जो प्रतिशत के रूप में, तो वो न्यूनतम राज्य कौन से हैं, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और फिर आपका क्या है, गुजरात है। ये भी आपको क्या करना, याद रखना। देखो इसमें कुछ समझना नहीं है, इसमें बार रटना है आपको, ये रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। डेटा हमने दे दिया है, रटने का काम आपका है। अगर आप कुछ कहें कि इसमें हमको समझाना है तो इसमें कुछ समझाया जा नहीं सकता है। बेसिकली डेटा है, डेटा को आपको याद रखना होता है, डेटा को समझना नहीं होता है, ठीक है। IFSR जो रिपोर्ट होती है उसका क्या उपयोग होता है हमने आपको बता दिया, बाकी डेटा आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इसके अलावा वन आवरण के अंतर्गत 1/3 से अधिक क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ISFR 2021 के निष्कर्ष बताते हैं कि 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वनावरण के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट भी आपका पूछ लेता है, ठीक है, कितने परसेंट वनावरण, तो 33%, ठीक है। इसके अलावा 75% से अधिक 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अर्थात लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र क्या हैं, उपस्थित हैं। ये डेटा भी आपके काम आ सकता है। इसके अलावा 33 से 75% के मध्य वो 12 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, अर्थात उसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, उसमें आएगा आपका मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली था। इसके अलावा
दादरा नगर हवेली तथा होगा, था नहीं तथा होगा, ठीक है। दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप, असम उड़ीसा में 33% से 75% के मध्य वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहां पर लिखा है कि अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग दरअसल वहां पर किस प्रकार के जो है यहां पर वन पाए जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैंग्रोव आवरण में अगर वृद्धि की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि जो रिपोर्ट 2021 की आई है उसके अनुसार 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव आवरण में क्या हुई, 17 वर्ग किलोमीटर तक की क्या हुई है, वृद्धि देखी गई है। और देश में दरअसल जो कुल मैंग्रोव आवरण है वो कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर है, हमने आपको पहले बताया है। इसके अलावा मैंग्रोव आवरण में जो वृद्धि प्रदर्शित करने वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो कौन से हैं, और ये फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो जो मैं कहूं ना कि ये इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन तुरंत कर लेना, बाकी तो डेटा बहुत सारा मैंने दे दिया है, लेकिन वो काम की चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि आपको एग्जाम तैयारी करनी तो आप सारी चीजों से गुजर जाइए एक बार, लेकिन जहां पर मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आपको रेडी करना है, ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 3 राज्य, तो वो कौन से हैं, उड़ीसा है, महाराष्ट्र और क्या है आपका कर्नाटक का स्टेट है आपका, यह याद रखिएगा। इसके अलावा कुल कार्बन स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, तो कुल कार्बन स्टॉक में अगर हम डेटा की बात करते हैं तो उसमें 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में 79.4 मिलियन टन की क्या है, वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि इतना हमारे कार्बन जो है क्या हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन की है, याद रखिएगा। इसके अलावा देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान भी है, ठीक है। इसके अलावा वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से, आप कहेंगे सर कार्बन स्टॉक क्या है, कार्बन स्टॉक क्या है, तो कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्टों में भी। ये क्या है, ये आपका कार्बन स्टॉक के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं बांस वन की, और बांस वन के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसको वन से पहले क्या कर दिया गया था, बाहर भी कर दिया गया था, ठीक है। चलो बांस वन यानी कि जो आपकी रिपोर्ट है 2021 की, उसके अनुसार 2019 में बांस के वन 13,882 मिलियन, ठीक है, कलमों यानी कि जो उसके तने थे से बढ़कर 2021 में कितना हो गया, 53,336 मिलियन कलम हो गए हैं, यानी कि जो उसके एक तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो हो गए हैं। वनों में जो आग की स्थिति है, अगर उसकी हम बात कर लेते हैं, तो जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है कि 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 35.46% वन क्षेत्र में अग्नि प्रवण यानी कि आग लगने का खतरा है। कितना एरिया में, 35.46 एरिया में। इसमें से 2.81 अत्यधिक क्या है, जो प्रवण क्षेत्र है वो है, और 7.85 बहुत अधिक प्रवण यानी कि वेरी हाई प्रोन जो है फील्ड है यानी कि क्षेत्र है, एवं 11.51 अत्यधिक प्रवण यानी कि हाईली क्या है, प्रोन एरिया में आता है। हालांकि ये डेटा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इसके मुख्य परीक्षा में इन डेटा को रिलीज कर सकते हैं। जहां पर वनाग्नि पर कुछ प्रश्न आ गया तो वनाग्नि वाली प्रश्न में आप इन डेटा का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की अगर बात करते हैं तो 2021 के अनुसार लगभग 45 से 64% भारतीय वन 2030 तक जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान के नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेंगे। ये क्या है, ये दरअसल डेटा रिलीज किया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरीके से दरअसल जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा सभी भारतीय राज्यों यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के अतिरिक्त में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट होंगे, यह भी डेटा दिया गया है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ठीक है, जिसमें वन आवर कितना है, 0.1 से 0.02% है, जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान के कारण सर्वाधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो यह भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है, यानी कि जो लद्दाख में जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में वन आवरण, ठीक है, तो इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के टाइगर रिजर्व, गलियारे जो भी हैं, जो टाइगर कॉरिडोर हैं एवं गिर के वन क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से
संबंधित पहली बार एक नया अध्याय सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये पहले डेटा नहीं रिलीज होता था, इस बार 21 वाले रिपोर्ट में इस डेटा को पहली बार रिलीज किया गया है। 2011 और 2021 के बीच बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 15 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.32% की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.04% की क्या है, कमी भी आई है। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में 52 बाघ अभ्यारण्यों में से लगभग 20 ने वृद्धि प्रवृत्ति प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक, चलिए अब वन क्षेत्र में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 3 टाइगर जो रिजर्व हैं वो कौन से हैं? वो है बक्सा पश्चिम बंगाल, अन्नामलाई तमिलनाडु, इंद्रावती छत्तीसगढ़, और शेष जो 32 टाइगर रिजर्व में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है, जो असम के ओरंग में 6 वर्ग किलोमीटर से लेकर तेलंगाना के कवाल में 118 यानी कि 118.97 वर्ग किलोमीटर तक की क्या है, विस्तृत है। हालांकि ये सब डेटा पूछा बहुत आजकल नहीं जाता, लेकिन चूंकि प्रश्नों में की प्रकृति धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो हो सकता है आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले, क्योंकि टाइगर रिजर्व चर्चाओं में रहा है, तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कि वन क्षेत्र में वृद्धि पसंद करने वाले शीर्ष जो 3 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन से हैं, आप तुरंत बताएंगे। ये हैं बक्सा, अन्नामलाई, इंद्रावती, और बाकी से जो है आप इधर से नोट कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों जो है आप इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब वन स्थिति में कुछ क्या है नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कुछ प्रमुख मुख्य कारण हैं, आप उनको देखते हैं। तो प्राकृतिक वनों में जो गिरावट है वो क्या हुई है, मध्यम घने जंगलों प्राकृतिक वन में 1582 वर्ग किलोमीटर तक की क्या है, गिरावट आई है। यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में 2621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ साथ देश में वनों के क्षण को दर्शाती है। इसके अलावा साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को भी क्या करता है, दर्शाता है। इसके अलावा बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी हुई है। तो ये भी आपको सब डेटा याद करना है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन आवरण में भी गिरावट देखी गई है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब डेटा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र वन आवरण में कुल मिलाकर 1020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98 हिस्सा है, लेकिन कुल वन क्षेत्र का 23.75% हिस्सा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट का कारण क्या है, क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं विशेष रूप से क्या भूस्खलन, भारी बारिश के साथ साथ मानव जनित गतिविधियों जैसे कि कृषि को स्थानांतरित करना, विकासात्मक गतिविधियों का दबाव और पेड़ों की कटाई को उत्तरदायी बनाया गया है या माना गया है। क्योंकि जो पूर्वोत्तर के जो आपके जो स्टेट है वहां पर क्या हुई है, फॉरेस्ट कवर जो है क्या हुआ है, वनावरण क्या हुआ, काफी कम हुआ है। तो लैंडस्लाइड्स हो गया, मानव गतिविधियां हो गई, ये सारे कारक जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर फॉरेस्ट जो क्या हुई है उसमें कमी आई हुई है। इसके अलावा अच्छा ठीक है, बस हो गया। ये हमारी कुछ चीजें थी जो आपको याद करनी थी, जहां जहां पर हमने आपसे कहा कि इसको आप रेडी कर लीजिएगा, उन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कुछ नए टॉपिक्स पे। वो क्या है, जो वन संरक्षण उसके प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो उसमें आपका राष्ट्रीय वन नीति आती है, उसके बाद हम लोग फिर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज को देखेंगे। ठीक है, तो वर्ष 1984 में यानी कि 1994 में देश की पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके एग्जाम में यही पूछ लेगा कि बताइए देश की पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी, आप कहेंगे 1894 में यानी कि 1894 में। इसके अलावा जिसके अनुसार वनों की देखरेख के लिए विकास समिति था और हर प्रांत में वन विभागों की क्या की गई थी, स्थापना कर दी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें, ये फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी, तो आप कहेंगे कि स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति बनी थी वो बनी थी आपकी वर्ष 1952 में यानी कि 1952 में। ये दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत की वन नीति कब बनी पहली बार, आप कहेंगे 1894 में। और अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी, तो आप कहेंगे 1952 में। ठीक है, तो इसमें भी बाकी संरक्षण के अकॉर्डिंग सब कुछ चीजें इसमें बताई गई थी। ठीक है, में यानी कि 1952 में अपनाई गई इस नीति में वनों के संरक्षण और उसके बेहतर उपयोग की बात की गई तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार 1894 की नीति में क्या किया गया था, परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा
वर्ष 1952 के नीति को भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1988 के अनुसार फिर संशोधित कर दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश को रोकना तथा वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण को बढ़ावा देना था। ठीक, इसके अलावा फिर क्या हुआ, फिर मार्च 2018 में क्या हुआ, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन नीति 2018 का मसौदा जारी किया। इसके अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 हिस्से पर पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 क्षेत्रों पर वनारोपण का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या किया गया, निर्धारित किया गया था, जो 2018 में नीति बनाई गई थी। इस वन नीति में इको टूरिज्म को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि जो है टूरिज्म इन क्षेत्रों में क्या हो, बढ़े। ठीक, इसके अलावा नोट में देखते क्या लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने भारतीय वन संशोधन अध्यादेश 2017 के माध्यम से गैर वन क्षेत्र में उगाए गए बांस को वृक्ष की परिभाषा के दायरे में ले जाने से क्या की, छूट प्रदान की, तथा साथ ही इसके आर्थिक उपयोग के लिए काटने एवं पारगमन परमिट की आवश्यकता से भी छूट प्रदान की। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यानी कि अब जो है ये फर्स्ट कवर से क्या है, फर्स्ट से यानी कि प्लांट से क्या है, बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, नेशनल पार्क की। तो जो नेशनल पार्क होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, और जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियों की क्या होती है, रोक लगाई जाती है, यानी कि वहां पर कोई भी मानव गतिविधि नहीं की जाती है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ एक पॉइंट देखते हैं। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक समृद्ध जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या करता है, गठित करने के लिए अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत घोषित किए गए क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं को संग्रहित करने, उनको हानि पहुंचाने, चराई एवं वन्यजीव जंतु के आवास के अतिक्रमण पर क्या है, प्रतिबंध है। यानी कि आप वहां पर अपने जानवरों को चरा नहीं सकते हैं और बाकी अन्य जो गतिविधियां होती हैं उसको नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय जो पार्क होते हैं अर्थात जो राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम लोग बोलते हैं, नेशनल पार्क जिनको बोलते हैं, वो किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए जो है क्या होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, याद रखें। यानी कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, राइट। इसके अलावा सामान्यतः समान राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, इसको सामान्यतः कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पर नहीं हो सकती है। वो सारा का सारा जो एरिया होगा राष्ट्रीय पार्क का, वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, ये अब नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यहां पर मैप के माध्यम से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। यहां पर कुछ एक चीजों को हमने यहां पर क्या किया है, मेंशन करवाया। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, आंध्रा अंडमान निकोबार में कौन कौन से हैं, मणिपुर में क्या है, त्रिपुरा में क्या है, मिजोरम में क्या है, झारखंड में क्या है, उड़ीसा में क्या कौन कौन सा है, देख रहे होंगे आप लोग। उड़ीसा में भितरकनिका है, सिमलीपाल है। आप ऐसे मैप बनाइए और यहाँ पर सारे नेशनल पार्क को क्या करिए, आप जो है आराम से इसको क्या करिए, याद कर लीजिए, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग चीजों के माध्यम से स्टेट वाइज देखो मैपिंग में सारा देखा रखा है। कर्नाटक में देखो सब दे रखा है, केरला में दे रखा है सारा का सारा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, असम में देख लो आप सारे के सारे, मानस पूछ लेता है कई बार, ओरंग पूछ लेता है, काजीरंगा पूछ लेता है, ये सारे के सारे क्या है, मेंशन है आपके स्टेट वाइज पॉइंट का। तो ये मैप आप इसको देखो अच्छे से कर लीजिएगा या गूगल करिएगा, मैप में सारे नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, 11 राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके नेशनल पार्क एमपी में पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछ लेता है कई बार, तो आप इसको रेडी कर लीजिएगा। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की हम बात करते हैं तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कर्नाटक में है। भाई साहब इसको नोट कर लेना। वैसे तो कई सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन हमने यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं, जो इंपॉर्टेंट जो आपके सेंचुरीज हैं और जो इंपॉर्टेंट आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनको हमने यहां पर मेंशन करवा दिया है। ठीक है, चलो तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर भाई साहब, कर्नाटक में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, अक्सर चर्चाओं में रहता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कई बार पूछा आपसे एग्जाम में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। हमने यहां पर जितने नाम यहां पर मेंशन करवाए हैं राष्ट्रीय पार्कों के, वो सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भाई साहब, इसलिए तुरंत चुपचाप नोट कर लेना। इसके अलावा जो आपका नोकरेक होगा यहां पर, ठीक है, नोकरेक कर दीजिएगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। नोक राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, यह भी कई बार पूछा गया है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान शायद आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा गया था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये है कहां आपका, सलीम अली कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है।
फिर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, दाची गाम या गम बोल सकते, दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में है। ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, पश्चिम बंगाल में है। ये ऐसे नेशनल पार्क हैं जो आपके एग्जाम में हर बार किसी ना किसी रूप में क्या है, पूछे गए हैं और चर्चाओं में रहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या करना है, आपको राइट नोट डाउन कर लेना है। बाकी अगर संपूर्ण रूप से आपको तैयार करना है तो इस मैप के माध्यम से आप चाहें तो रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और नेशनल पार्क में क्या होता है, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए अनुमति नहीं होती है। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य की, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, तो जो आपके नेशनल पार्क होते हैं उसमें क्या होता है, नेशनल पार्क में आपके किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए अनुमति नहीं होती है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं वहां पर उसके कुछ एरिया में क्या होता है, थोड़ा सा पशुओं की चराई वराई के लिए अनुमति दे दी जाती है। यानी कि इसके कंपैरिजन में, नेशनल पार्क के कंपैरिजन में यहां पर क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट नेचर होता है इसका। यानी कि यहां पर कुछ चीजों के लिए जो है यहां पर एक्टिविटीज के लिए क्या की जाती है, यहां पर जो है अनुमति दे दी जाती है। रिस्ट्रिक्टेड ये भी होते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये कम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड बट दोनों होते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो आइए देखते हैं इसके हम लोग अंतर्गत क्या कुछ है। तो इसके अंतर्गत एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, अर्थात यह विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। यानी कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहां पर कुछ खास प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, एक प्रकार के या कुछ खास, ठीक। इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है किसी ऐसे क्षेत्र को जहां पर्याप्त जैविकीय भू आकृतिक जीव जंतु तथा वनस्पतियों आदि की बहुलता होती है, राज्य सरकार वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। इसके अलावा ऐसे किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्र घोषित करने के लिए वन्यजीव बोर्ड की पूर्वानुमति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बिना वन्यजीव बोर्ड की पूर्वानुमति के आप इन क्षेत्रों को जो है ऐसा नहीं बना सकते हैं, यानी कि नाम नहीं दे सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं जो प्रमुख आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं वो कौन कौन से हैं, और हम यहां पर देखेंगे कि अभयारण्य कौन सा है, उसका स्थान यानी कहां पर उनकी अवस्थिति है, और उस अभयारण्य में प्रमुख जो जीव हैं वो कौन कौन से वहां पर जो है उनको रखा गया है, संरक्षित किया गया है, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। तो पेरियार कहां पर है भाई साहब अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आपका केरल में, जहां पर हाथी, बाघ और तेंदुआ को रखा गया है। चंद्रप्रभा में, ये चंद्रप्रभा आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, चंदौली उत्तर प्रदेश में, बाघ, तेंदुआ, हिरन है यहां पर। इसके अलावा मानस असम में है, जहां पर गैंडा, हाथी, हुलाक और गिब्सन को संरक्षित किया गया है। हालांकि बहुत सारे हैं संरक्षित किए गए हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट प्रमुख जीवों को यहां पर मेंशन किया हुआ है। पेरियार केरल में है, जहां पर सांभर, चीतल, तेंदुआ पाए जाते हैं। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, हंगुल और मृग होते हैं यहां पर, कम लगा दीजिएगा। इसके अलावा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, बाघ और घड़ियाल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जैवमंडल रिजर्व, यानी कि जिसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है अपने आप में। और एक बायोस्फीयर रिजर्व में दरअसल एक सेंचुरी और नेशनल पार्क भी आ सकता है, और इसे बेसिकली हम 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो आपका बाहर का एरिया होगा, यानी कि जो ये वाला एरिया होगा, यहां पर ये क्या होगा, ये एरिया आपका क्या होगा, संक्रमण क्षेत्र का होगा। दूसरा एरिया आपका क्या होगा, बफर क्षेत्र का होगा, और तीसरा जो होगा आपका क्या होगा, वो आपका एक तरीके से बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें नहीं होती है। तो 3 पार्ट में इसको संक्रमित क्षेत्र, बफर क्षेत्र और जो है इसका एक तरीके से एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो आपका होगा, यानी कि जो कोर क्षेत्र इसको बोलेंगे, यानी कि ये क्या होगा, कोर एरिया इसका होगा। तो संक्रमित क्षेत्र, बफर क्षेत्र और कोर क्षेत्र, यानी कि जो सबसे मिड वाला होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो 1971 में यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में, जिसको मानव एवं जैव मंडल यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर बोलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराना था, ठीक। इसके अलावा
इस कार्यक्रम यानी कि जो मैब आपका कार्यक्रम है के अंतर्गत ही जैव मंडल रिजर्व की अवधारणा का विकास 1976 जो आपका हुआ था, यानी कि ईयर में आपका हुआ था। ठीक है, इसको हटाइए। इसके अलावा विश्व का जो प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस द्वारा किया गया था। तो आपसे यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इस शब्द का उपयोग किसने के द्वारा किया गया था। वर्तमान में भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। कौन कौन से, आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो इधर दिया रखा है जैव मंडल रिजर्व और इधर आपका स्थान। तो नीलगिरी कहां पर है भाई साहब, ये आएगा आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के एरिया में। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। मानस असम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है, इसको द्वीप कर लीजिएगा। इसके अलावा सिमलीपाल उड़ीसा में है। डिब्रू सैखोवा कहां पर है, असम में है। ठीक, इसके अलावा दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, क्या दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त मलाया तमिलनाडु में है। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। कच्छ आपका गुजरात में है। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचल आंध्र प्रदेश में है। और पन्ना क्या है, मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको सारे के सारे क्या करने हैं, 18 आपकी जो है क्या हो गई, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हैं आपके। और ये सब भाई साहब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आप इसकी क्या करिए, लिस्ट जो है बना लीजिए, इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर एवं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, सबको पता होगा और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 1973 यानी कि 1973 में दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कई बार आपके एग्जाम में दरअसल यहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बाघों की जो गणना होती है उसकी दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है फुट मार्क विधि और एक होती है कैमरा ट्रिप विधि। फुट मार्क विधि में क्या होता है बेसिकली कि अगर कोई शेर है, ठीक है, तो उसका जो निशान होता है पंजे का, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम काउंट कर लेते हैं। उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि अगर जमीन पर किसी कोई बन गया, सिंबल बन गया किसी बाघ का, ठीक है, तो इसी फुट मार्क जो इसका बनेगा, इसके आधार पर हम कई चीजें हम जान सकते हैं। एक कि वो मेल है, ठीक, या फीमेल है, एक, ठीक। दूसरा उसकी आयु कितनी हो सकती है, ठीक। और जो है इसके अलावा और कोई अन्य जानवर तो नहीं है। तो ये सारी जानकारियां भी हम फुट मार्क से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है तो हम इसका भी पता लगा सकते हैं। और हर जानवर का जो फुट मार्क होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस बिहाफ पे हम इसका डेटा का कलेक्शन करते हैं। हालांकि अब ये गणना विधि थोड़ी कम हो गई है। ये जो टेक्नोलॉजी है कैमरा ट्रिप विधि, ये ज्यादा जो है अभी कराई जा रही है। और इसके अलावा हम लोग जीआईएस वगैरह का रिमोट सेंसिंग का भी उपयोग करते हैं। रिमोट सेंसिंग शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रिमोट सेंसिंग में जीआईएस टेक्निक आती है और उसके अंतर्गत हम लोग भी इसका जो है अध्ययन करते हैं। तो उसमें फर्स्ट कवर और बाकी चीजों का भी गणना करते हैं। बाकी फुटमार्क विधि अपने आप में जो है परंपरागत है लेकिन अच्छी मानी जाती है। इसमें भी ऑथेंटिसिटी है। और जो कैमरा ट्रिप विधि है उसमें भी हम लोग जो है बाघों की गणना वहां से करते हैं। ठीक है, तो दो विधियां इसकी हैं। इसके अलावा समस्त बाघों की अनुमानित जो संख्या है वो 3000 से लेकर के 4000 के बीच में इसको जो है बताया गया है। इसके अलावा बाघ गणना 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत में 3167 जो है क्या है, बाघ हैं। डेटा आपको क्या करना है, याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा वर्ष 2018 में जो बाघों की संख्या थी कितनी थी, 2967 थी। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अभी 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग आपके जो बाघों की संख्या भारत में है वो कितनी है, 3167 है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाघ गणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए के द्वारा क्या है, प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। इसके अलावा आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 50% तक की जो क्या हुई है, इसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, यह भी अपने आप में एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में बाघों की जो क्या है अधिकतम संख्या यानी कि एमपी में सबसे ज्यादा यानी कितने 785 क्या है बाघ हैं। इसके बाद आपका कर्नाटक आता है जहां पर 563 हैं, उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। और वर्तमान जुलाई 2024 में कुल जो टाइगर रिजर्व जो हैं आपके कितने हैं, 55 हैं। तो ये पॉइंट पे आपको क्या करना है, याद रखना है। यानी कि जुलाई 2024 तक भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी थी, 55 थी, 55 थी। ओके, चलिए इसके अलावा कुछ हम फैक्ट और देख लेते हैं फटाफट।
तो अन्य फैक्टों की अगर बात करते हैं तो हंगबिल परियोजना की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी, कई बार आपके एग्जाम पूछा गया, याद रखिएगा। इसके अलावा रेड पांडा प्रोजेक्ट 1996 में प्रारंभ हुआ। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत वर्ष 1975 यानी कि 1975 में हुई और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, यह भी आपके लिए जाना जरूरी है। और कुकरेल जो है वो कहां पर है, वो आपका बेसिकली लखनऊ में अवस्थित है। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम में कई बार क्या है पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो ये हो गई आज की एनवायरमेंट की क्लास। अब देखो आज की क्लास में कुछ ऐसा नहीं था जो मैं आपको कुछ खास समझाऊं, ठीक है। समझाने वाला कुछ खास था नहीं, जो समझाने वाला था ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया है। ये सारा डेटा था इसमें और डेटा को आपको बस रटना है, बट हमने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं। आप इस क्लास के माध्यम से उन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नई क्लास के साथ। बाकी जो अगली क्लास हमारी एनवायरमेंट की होगी वो किसकी होगी, वो होगी हमारी पॉल्यूशन की। किसकी, पॉल्यूशन की, POLLUTION, पॉल्यूशन की। और यहां पर आपको कुछ चीजें समझाने वाली रहेंगी, जहां पर आपको मैं समझाऊंगा और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। लेकिन आज की जो क्लास थी वो रट्टाफिकेशन वाली थी भाई साहब, इसलिए हमने जस्ट चीजों को पढ़ दिया और आप समझ गए होंगे तो ठीक है। बाकी अगली क्लास से हम लोग फिर समझेंगे। इसके पहले जो क्लासेस हुई थी वो भी समझने वाली थी, उसको भी आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिएगा। इसके साथ साथ में डेली मॉर्निंग में जो 8 बजे, सुबह 8 बजे जो क्लास हमारी करंट अफेयर्स की आती है उसको भी देखना आप लोग ना भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।